अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा पढ़ लो में खुश आमदीद। ENG 506 का लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हमारे फ़र्स्ट क्लास है और फर्स्ट लेसन है, तो जी थोड़ा सा पढ़ते हैं। लेसन नंबर 1, इंग्लिश एज अ ग्लोबल लैंग्वेज। टॉपिक नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू कोर्स। ये जी टॉपिक छोड़ दें, इसमें उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि आप बेसिकली इस पूरे सब्जेक्ट में पढ़ेंगे क्या। तो जब हम पढ़ेंगे तो हमें पता लग जाएगा इवेंचुअली, ठीक है। टॉपिक नंबर 1, ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन क्या होती है? अच्छा, वर्ल्ड इंग्लिशेस का उन्होंने एक नाम दिया है। ये जी सबसे पहले आपने MCQs देख लेना है कि वर्ल्ड इंग्लिशेस इज़ आ टर्म कॉइन्ड बाय ब्राज कचरू। कि जी एक टर्म थी जिसे किसने निकाला? ब्राज कचरू ने निकाला। और ये कौन था? एन इंडियन अमेरिकन लिंग्विस्ट, ठीक है। इसने ये सबसे पहले इनिशियली किसे रेफ़र करने के लिए नाम निकाला? इंस्टीट्यूशनलाइज्ड वेराइटीज़ ऑफ इंग्लिश, मतलब वो वेराइटीज़ जो कि मतलब बहुत सा जो ऑफिशियल जो थी ना वेराइटीज़ इंग्लिश की, उसे रेफ़र करने के लिए निकाला। जैसे कि ब्रिटन इंग्लिश एंड अमेरिकन इंग्लिश, ऐसी वेराइटीज़ को रेफ़र करने के लिए उसने वर्ल्ड इंग्लिशेस की टर्म निकाली, ठीक है। ये MCQ से आपने याद रखना है। अच्छा, अब आज ये टर्म किससे रेफ़र की जाती है? वेरियस वेराइटीज़ ऑफ इंग्लिश। ये बहुत सारी वेराइटीज़ के साथ इंग्लिश की जो है उससे रेफ़र किया जाता है, जो कि आज दुनिया में मौजूद हैं। और आपको भी पता है कि कितनी ज़्यादा वेराइटीज़ इंग्लिश के मौजूद हैं। आज की वेराइटीज़ में, आज के दौर में इन वर्ल्ड इंग्लिशेस को उन वेराइटीज़ के साथ रेफ़र किया जाता है जो कि नॉन नेटिव स्पीकर्स भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें उन्होंने बोला है कि खाली अब ये अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन और न्यूजीलैंड इंग्लिश जो बोली जाती है वही नहीं इंग्लिशेस रह गई हैं। अब इतने दूसरे ममालिक हैं जिनमें ये सेकंड लैंग्वेज के तौर पर यूज़ होती है और नॉन नेटिव इसे बोलते हैं। ये उन वेराइटीज़ को भी इसके अंडर ले आते हैं, इस टर्म के अंदर, वर्ल्ड इंग्लिशेस के टर्म के अंदर। जैसे पाकिस्तानी इंग्लिश है, एक वैरायटी है, पाकिस्तान की अपनी एक वैरायटी है ना, तो ये उसके भी अंडर आ जाती है। पाकिस्तान की अपनी एक वैरायटी है इंग्लिश की, इंडियन की अपनी वैरायटी है इंग्लिश की, श्रीलंकन, हांगकांग, ठीक है। The punchline is that these distinct varieties are grouped together under the heading of world Englishes। इन सारी varieties को इस world Englishes के नीचे रख दिया जाता है, grouped कर दिया जाता है under the term of this। अच्छा, ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन क्या है? ग्लोबलाइजेशन का उन्होंने कहा है कि refers to a great number of things taking place in the world and their interconnectedness। के अब मिसाल के तौर पर अब ये फ़ेसबुक है। फ़ेसबुक तकरीबन दुनिया के तमाम लोग यहाँ इसे इस्तेमाल करते हैं, इसको इंस्टॉल करते हैं, इस पर वही काम करते हैं जो कि बकाया सारे इंसान कर रहे हैं। तो और यहाँ पे इतने पता नहीं कौन कौन से लोग आपस में कनेक्ट हैं इस ऐप के ज़रिए। तो ये जी एक ग्लोबल फॉरम हो गया, ठीक है। इसे हम ग्लोबल फॉरम कहेंगे। वो चीज़ जो बहुत सारे लोग दुनिया में कर रहे हों या बहुत सारी एक चीज़ के ज़रिए वो कनेक्टेड हों, उसे जी ग्लोबलाइजेशन कह देते हैं, ठीक है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन एंड इंटीग्रेशन अमंग पीपल, कंपनीज एंड गवर्नमेंट ऑफ डिफरेंट नेशन। वही बात होगी कि इंटरेक्शन है, ये एक है ना, फेसबुक एक फॉरम है, सोशल फॉरम। इसके ज़रिए इंटरेक्ट कर रहे हैं लोग, आपस में इंटीग्रेट कर रहे हैं मुख्तलिफ़ कंपनीज़, ठीक है। तो ये ग्लोबलाइजेशन ही है। अच्छा, अब उन्होंने ग्लोबलाइजेशन की मिसाल देती है कि जैसे पॉलिटिकल कोऑपरेशन होता है कि बहुत जैसे दो कंट्रीज़ आपस में मिलकर कोई बेहतरी की तरफ कोई कदम उठाएं या कोई मुज़ाकरात करें इस हवाले से। इसके अलावा सोशल मीडिया और इंटरनेट के ज़रिए बहुत सारी ग्लोबलाइजेशन हो गई है, जैसे कि मैंने पहले बताया कि प्रोग्राम्स, फिल्म्स, बुक्स, ठीक है। इसके अलावा ट्रेड एंड एक्सचेंज इंटरेक्शन का बहुत एक बड़ा ज़रिया है, जिसके ज़रिए बहुत सारे मुख्तलिफ़ लोग आपस में इंटरेक्ट करते हैं जो कि एक दूसरे को जानते भी नहीं होते, एक दूसरे की लैंग्वेज तक नहीं जानते होते, उसके ज़रिए पर वो
ग्लोबली आपस में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन यही है। व्हाट इज़ अ ग्लोबल लैंग्वेज? ग्लोबल लैंग्वेज क्या है? वो लैंग्वेज, ठीक है, जो कि हर कंट्री उस लैंग्वेज का एक क्या कहें, एक रोल जो है एक्सेप्ट कर चुका है, एक उसका स्टेटस एक्सेप्ट कर चुका है, और वो ग्लोबली हर मुल्क में एक्सेप्ट की जा चुकी है कि हाँ भाई ये लैंग्वेज बोली जाएगी, ये लैंग्वेज हर कंट्री में आप जहाँ भी बोलेंगे वो इस लैंग्वेज को समझेगा, उसे बोलेगा, ठीक है। उस लैंग्वेज को ग्लोबल लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है, कि हर कंट्री उसे लैंग्वेज को अपने मुल्क में सिखाती है, उसे सीखती है, और हर कंट्री उसे जानती है। उस लैंग्वेज को ग्लोबल लैंग्वेज कह देते हैं, बस। अब उन्होंने एक बहुत ही फजूल सी बात कर दी है। उन्होंने कहा है कि ना कि मदर टंग, ये आप इससे भी जो है स्टेटस नहीं लगा सकते किसी भी लैंग्वेज पे। ग्लोबल लैंग्वेज होने का स्टेटस इस बात से नहीं लगा सकते कि उसके मदर टंग के जो हैं स्पीकर ज़्यादा हैं, कि मतलब उसके फ़र्स्ट लैंग्वेज बोलने वाले जो उसको एक जिनकी मुकामी ज़ुबान है वो ज़्यादा हैं, तो उस लैंग्वेज को हम ग्लोबल लैंग्वेज करार दे दें। नहीं, ये उसका मेयार नहीं है, ये स्टैंडर्ड नहीं है। इसके अलावा ये भी मेयार नहीं है कि उस लैंग्वेज के जो है नंबर ऑफ़ स्पीकर्स बहुत ज़्यादा हों, ठीक है। इससे भी उसका नहीं तय कर सकते कि वो ग्लोबली एक्सेप्टेड होगी। आप सिर्फ एक स्टैंडर्ड है, इट इज़ इन फैक्ट आइडेंटिटीज़ ऑफ द स्पीकर्स विच डिटरमिन द ग्लोबल स्टेटस ऑफ अ लैंग्वेज। ये आपने बस MCQs के लिए याद रखना है, और इन्होंने फजूल ही बात की हुई है। और इसके अलावा ये भी MCQs है, टोटल 1.5 बिलियन स्पीकर्स ऑफ इंग्लिश एग्जिस्ट अराउंड द वर्ल्ड। अब उन्होंने एक प्रॉपर ग्लोबल लैंग्वेज की जो है डेफिनेशन दे दी है कि ग्लोबल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है कि जो इंटरनेशनली सीखी और बोली जाए। ये सिंपल अल्फाज में उन्होंने बता दिया है, सीखी जाए और बोली जाए इंटरनेशनली। इसके अलावा उसके जो नेटिव स्पीकर्स हैं और सेकंड लैंग्वेज स्पीकर्स हैं वो भी हों। उस खाली वो अपनी नेटिव स्पीकर्स के नंबर्स के बढ़ने से ना पहचानी जाए, जबकि वो उसके जो सेकंड लैंग्वेज बोलने वाले स्पीकर्स हैं उसके भी नंबर से जो है आइडेंटिफाई हो। जैसे कि इंग्लिश, उसके खाली नेटिव स्पीकर्स की तादाद ज़्यादा नहीं है, उसके नेटिव स्पीकर से भी ज़्यादा उसके नॉन नेटिव स्पीकर्स की तादाद ज़्यादा है। इसीलिए वो ग्लोबल स्टेटस रखती है, ग्लोबली ग्लोबल लैंग्वेज है वो, ठीक। तो ये भी एक फैक्टर है। इसके अलावा जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से भी हो उसका एक मेयार कि खाली वो इंग्लिश लैंग्वेज इंग्लिश कंट्रीज़ में नहीं बोली जाती, वो बोली जाए वो जो है नॉन इंग्लिश लैंग्वेज उनकी भी कंट्रीज़ में बोली जाए, अक्रॉस वर्ल्ड बोली जाए, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन कम हो, ज़्यादा हो एक्चुअली। अच्छा, इसके अलावा कहाँ पे यूज़ हो? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में यूज़ हो और डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स में यूज़ हो। अब जब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस मिलती हैं तो वहाँ पे हर कोई पता है ना कितना डाइवर्स इन्वायरमेंट होता है, कोई किसी कंट्री से होता है, कोई किसी कंट्री से होता है, तो ज़रूरी थोड़ी तो वहाँ पे वो अपनी अपनी कंट्रीज़ के लैंग्वेज तो नहीं बोलते, वहाँ पे एक ही लैंग्वेज बोली जाती है और वो हम सब जानते हैं कौन सी बोली जाती है। अब एक और डेफिनेशन दे दी है कि अ ग्लोबल लैंग्वेज इज़ अ लैंग्वेज टेकन अप बाय पीपल इन कंट्रीज़ इन विच इट इज़ नॉट द मदर टंग। सिंपल, ठीक है। वो ग्लोबल लैंग्वेज वो लैंग्वेज कहलाती है जिसके जो वो लोग बोलें जिनकी वो मदर टंग भी नहीं है। बेसिकली उनकी मदद से ही ग्लोबल लैंग्वेज वजूद में आई ना, कि एक सारे जो नॉन नेटिव हैं और नेटिव स्पीकर हैं वो एक जगह इकट्ठे हों तो एक बेसिक लैंग्वेज हो जो बोली जा सके, जो सबको समझ आए, ठीक है। उनको तो समझ आएगी ही आएगी जिनकी वो लैंग्वेज है नेटिव, उनको भी समझ आए जिनकी वो नेटिव लैंग्वेज नहीं है।
विच इज़ नॉट द मदर टंग। ठीक, अभी आप कैसे बना सकते हैं, ये आप बना सकते हैं बाय मेकिंग इट द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंट्री। मतलब सेकंड लैंग्वेज आप कर देना, उस कंट्री में सेकंड लैंग्वेज आप सिखाएं इंग्लिश को, और वैसे उसको ऑफिशियल लैंग्वेज करते हैं अपनी कंट्री में, जैसा कि हमारे मुल्क में है। आप इसको इस तरह डेवलप कर सकते हैं, ग्लोबल लैंग्वेज बना सकते हैं उसे। और इसके अलावा क्या है, बाय मेकिंग इट अ प्रायोरिटी इन फॉरेन लैंग्वेज टीचिंग, के फॉरेन लैंग्वेज टीचिंग जो जिन ममालिक में इंग्लिश ऑफिशियल नहीं होती ना, तो वो इसे फॉरेन लैंग्वेज के तौर पर सीखते हैं और यूज़ करते हैं। तो वो कह रहे हैं कि आप अपने फॉरेन लैंग्वेज के जो कोर्सेज़ हैं उनमें इस इंग्लिश को प्रायोरिटी दे दें कि आपने ये सीखनी है। तो इस तरह भी आप ग्लोबल लैंग्वेज का दर्जा दे सकते हैं, सिखा सकते हैं अपने मुल्क में। ये जी MCQs है, ये आपने पढ़ लेना एक बार। टॉपिक नंबर 3, द नीड फॉर अ ग्लोबल लैंग्वेज। क्यों ये ज़रूरत महसूस हो गई? पहले दौर में जी कम्युनिकेशन जब होती थी मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में, जैसे बिलफर्ज अब प्रेसिडेंट ने आपस में मिलना है दो कंट्रीज़ के, तो वो कैसे मिलेंगे वो जबकि एक दूसरे को की लैंग्वेज भी नहीं जानते, तो क्या होगा? वहाँ पहले ज़माने में ट्रांसलेटर्स होते थे, इंटरप्रेटर्स होते थे जो कि साथ साथ ट्रांसलेट कर रहे होते थे। अब इसका क्या मसला था ऐसी चीज़ का कि वैसी इंटेंसिटी नहीं थी और वैसी फीलिंग्स कन्वे नहीं होती थी ट्रांसलेटर के ज़रिए। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर अब एक है इंग्लिश में जुमला बोला गया है, नहीं एक उर्दू में बोला गया है जुमला। ठीक है, अब उसे ट्रांसलेटर इंग्लिश में कन्वर्ट करके आगे को करेगा तो बहुत सारी फीलिंग्स, अल्फाज का बदलाव हो जाता है जो कि वैसी फीलिंग्स और वैसी जो इंटेंसिटी है वो कन्वे नहीं कर पाती अगले से। ठीक है, तो ये उस चीज़ का मसला था। तो उसका उन्होंने क्या हल निकाला? अ कॉमन लैंग्वेज लिंगुआ फ्रैंका, के एक कॉमन लैंग्वेज बना दो, लिंगुआ फ्रैंका बना दो, एक लैंग्वेज को लिंगुआ फ्रैंका बना दो जो कि सारे ममालिक जानें, सारे ममालिक बोलें, और जब वो कम्युनिकेट करें आपस में तो वो लैंग्वेज बोलें। ठीक है, ये उसका हल निकला। अ लिंगुआ फ्रैंका इज़ अ लैंग्वेज दैट इज़ अडॉप्टेड एज अ कॉमन लैंग्वेज बिटवीन स्पीकर्स हुज नेटिव लैंग्वेजेस आर डिफरेंट। ठीक, यही जो मैंने अभी ऊपर आप लोगों को समझाया है। चॉइसेस ऑफ अ लैंग्वेज एज अ लिंगुआ फ्रैंका। अब कौन कौन सी हम ज़बानों को लिंगुआ फ्रैंका के तौर पर यूज़ कर सकते हैं? एक तो पिजन है। पिजन क्या होती है कि मिसाल के तौर पर एक इंग्लिश मैन है और एक हम जैसा देसी है। ठीक है, उर्दू। ठीक है, वो अब मिले हैं एक जगह पे, वो एक दूसरे को नहीं जानते, मतलब वो एक दूसरे की ज़ुबान नहीं बोलते, वो कैसे कम्युनिकेट करेंगे? वो क्या करेंगे? इंग्लिश मैन अपनी लैंग्वेज से कुछ फ़ीचर ले आएगा, उर्दू जो है उर्दू बोलने वाला वो अपनी लैंग्वेज से कुछ फ़ीचर ले आएगा, दोनों मिलके एक लैंग्वेज बना लेंगे जिनमें दोनों लैंग्वेज की कुछ फ़ीचर होंगे और वो उसके ज़रिए कम्युनिकेट कर पाएंगे और वो एक अलग ही लैंग्वेज बन जाएगी। उस लैंग्वेज को बोलते हैं पिजन। बीच की एक लैंग्वेज को बोलते हैं पिजन, और ये बहुत सिंप्लीफाइड सी लैंग्वेज होती है। ठीक है, इसको हम रख सकते हैं लिंगुआ फ्रैंका के लिए। अ सिंप्लीफाइड लैंग्वेज यूज्ड बाय डिफरेंट ट्रेडिंग कम्युनिटीज़। ठीक, कि बहुत सारी डिफरेंट ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ जो कि खाली बस तिजारत के लिए आपस में मिलते हैं, वो तिजारत के लिए ही बस उन्होंने अपनी चीज़ें बेचनी होती हैं, लेनी होती हैं, तो इस हवाले से ही बस वो मिलते हैं और वो कहते हैं कि हमारे दरमियान में एक शॉर्टेस्ट सी और सिंप्लीफाइड सी लैंग्वेज मौजूद हो जिसके ज़रिए बस हम अपना काम लिए दिए वाला काम कर रहे हैं बस। तो ये जी वो पिजन भी हम लिंगुआ फ्रैंका के तौर पर यूज़ कर सकते हैं कि अगला भी जानता हो, हम भी जानते हैं। ठीक है, इसके अलावा एन इंडिजियस लैंग्वेज, एक देसी लैंग्वेज जो लिंगुआ फ्रैंका के तौर पर यूज़ हो सकती है, जैसे कि अब एक लैंग्वेज है मैंड्रिन चाइनीज़। अब ये चाइना और चाइना के दूसरे ममालिक जो कि ये लैंग्वेज बोलते हैं, जानते हैं, वहाँ पे ये लिंगुआ फ्रैंका के तौर पर यूज़ हो सकती है। सारे ममालिक में नहीं, जो ये लैंग्वेज नहीं जानते वो नहीं, जो ये जानते हैं वो
इस वो ये बोल सकते हैं, और उन कंट्रीज़ के दरमियान ये लिंगुआ फ्रैंका के तौर पर यूज़ हो सकती है। इसके अलावा अ फॉरेन लैंग्वेज ऑफ अ पावरफुल नेशन बिकम लिंगुआ फ्रैंका। अब ये इंग्लिश, सिंपल सी मिसाल, पावरफुल नेशन अमेरिकन एंड ब्रिटिश, ठीक है, पावरफुल नेशन है, हम उससे उनके कंट्री से ताल्लुकात बढ़ाने के लिए और मज़ीद प्रोग्रेस करने के लिए, रिलेशंस बनाने के लिए हम उनकी लैंग्वेज सीखते हैं, ठीक है। तो ये इंग्लिश एक लिंगुआ फ्रैंका ऐसे भी बन सकती है। द एक्सटेंट ऑफ द यूज़ ऑफ अ लिंगुआ फ्रैंका डिपेंड्स ऑन दीज फैक्टर। किस हद तक हम लिंगुआ फ्रैंका को यूज़ कर सकते हैं वो इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। किन फैक्टर्स पे? बिटवीन अ फ्यू एथनिक ग्रुप्स इन वन पार्ट ऑफ अ कंट्री। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में लाहौर में जो एक लैंग्वेज है उर्दू, हम उसे लिंगुआ फ्रैंका कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पठान आए, वहाँ पे सिंधी आए, वहाँ पे बलोची आए, वहाँ पे जो भी 4 सूबों में से 5 सूबों में से जो भी आएगा वो वहाँ पे उर्दू ही बोलेगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे उर्दू बोली जाती है, लाहौर में उर्दू बोली जाती है। तो लाहौर वहाँ यहाँ की लिंगुआ फ्रैंका है बिटवीन अ फ्यू एथनिक ग्रुप्स, ठीक, इस हद तक हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा बिटवीन द ट्रेडिंग पॉपुलेशन ऑफ जस्ट अ फ्यू कंट्रीज इंस्टेड ऑफ अ होल वर्ल्ड, ये ऊपर जो बयान किए गए हैं ना पॉइंट्स, ये उन्हीं को मज़ीद एक्सप्लेन कर रहा है कि कुछ ऐसी कम्युनिटीज़ जहाँ पे एक वो हो लैंग्वेज, वहाँ पे वो ट्रेडिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। ट्रेडिंग पॉपुलेशन आपस में पिजन लैंग्वेजेस यूज़ कर सकती हैं, ठीक है। इसके अलावा बिटवीन द कंट्रीज इन अ पार्टिकुलर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, मैंड्रिन चाइनीज़ के ऊपर भी मिसाल दी गई है, ठीक है। ग्लोबल लिंगुआ फ्रैंका, अब ये तो ऊपर तो हमने थोड़े थोड़े कुछ कंट्रीज़ में लिंगुआ फ्रैंका होने का पढ़ा ना, अब हम ग्लोबल लिंगुआ फ्रैंका का पढ़ेंगे कि पूरी दुनिया में एक लिंगुआ फ्रैंका मौजूद हो। अब इसकी क्यों ज़रूरत पेश आई? इंक्रीज इंट्रैक्शन अमंग कंट्रीज़ एंड इंटरनेशनल फॉरम पे, जैसे कि यूनाइटेड नेशन, वहाँ पे इतने ममालिक के नुमाइंदे आते हैं, इतने ममालिक के वहाँ पे लोग आते हैं, तो वो अपनी अपनी तो ज़ुबान नहीं बोलेंगे, किसी को कोई की समझ ही नहीं आएगी, तो वहाँ पे एक लिंगुआ फ्रैंका की ज़रूरत थी, ठीक है। इंटरनेशनल फॉरम पे इंक्रीज कॉन्टैक्ट अमंग कंट्रीज़ बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो गई है, इतनी ऐप्स बन गई हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इतने सारी टेक्नोलॉजी आ गई है, उसमें कॉमन लैंग्वेज क्या है? अगर कोई किसी की लैंग्वेज जानेगा ही नहीं तो वहाँ पे कॉन्टैक्ट कैसे करेंगे, आपस में इंटरेक्ट कैसे करेंगे लोग? कोई भी किसी से इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा, बाहर के ममालिक से तो बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा, और उस बंदे से तो बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा जिसकी हम लैंग्वेज नहीं जानते। तो एक लिंगुआ फ्रैंका होना ज़रूरी है। जैसे फेसबुक पे भी अब इतने लोग, पता नहीं कितने लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, तो अगर बिलफर्ज अगले को आपकी नहीं लैंग्वेज आती पर उसे इंग्लिश ज़रूर आती होगी, तो एक लिंगुआ फ्रैंका की ज़रूरत है। इसके अलावा ये MCQs है, ये आपने देख लेना है एक बार। एक और क्या ग्लोबल लैंग्वेज की ज़रूरत है? अनदर नीड फॉर ग्लोबल लैंग्वेज इज़ ऑन बिजनेस एंड एकेडमिक फ्रंट। एकेडमिक फ्रंट मतलब बहुत सारे अगर 2 साइंटिस्ट को कोलैबोरेट करना है किसी चीज़ पे रिसर्च करने के लिए, तो एक इंडिया से है, एक ब्रिटेन से है, तो वो कैसे कम्युनिकेट करेंगे जब वो एक दूसरे की लैंग्वेज ही नहीं जानेंगे? इसके अलावा बिज़नेस, अब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करना है, ठीक है, अपनी आपने चीज़ बाहर देनी है, बाहर से आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो आप कैसे बाहर के ममालिक से कम्युनिकेट करेंगे? आप बाहर के किसी बिजनेसमैन के साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं, अपना बिज़नेस बढ़ाना चाहते हैं, तो जब तक आप उसकी लैंग्वेज नहीं जानेंगे तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। अच्छा, टॉपिक नंबर 4, व्हाट मेक्स अ ग्लोबल लैंग्वेज। ये जी बहुत फजूल टॉपिक है, झूठ बोले हैं और हम झूठ पढ़ेंगे। बहुत सारी उन्होंने मिसअंडरस्टैंडिंग्स बताई हैं कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग है जो कि लोग समझते हैं किसी भी लैंग्वेज की सक्सेस के बारे में,
कि वो लैंग्वेज सक्सेसफुल है। जो ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं क्या हैं जी? परसीव्ड एस्थेटिक क्वालिटीज़, कि जी वो लैंग्वेज कोई एस्थेटिक क्वालिटीज़ रखे तो वो सक्सेसफुल होगी, नहीं, ऐसा नहीं है। क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन हो, लिटरेरी पावर हो, रिलीजियस इन्फ्लुएंस हो, सिंपल इन स्ट्रक्चर एंड ग्रामर हो, ये सब हो तो वो सक्सेसफुल कहलाती है, ऐसा नहीं है। इसके अलावा इंग्लिश की पॉपुलैरिटी के बारे में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है जो कि उन्होंने बयान की हैं, जो कि ये भी झूठी हैं। क्या मिसअंडरस्टैंडिंग है कि ये ईज़ी ऑफ लर्निंग है? ये किसी हद तक सही है, ईज़ ऑफ लर्निंग है। और फ्यू इन्फ्लेक्शनल एंडिंग है इसमें, कि आगे उसने मिसाल दिया है कि अ वर्ड चेंजेस फॉर्म इन द एंड, एग्जाम्पल गिवन अडॉप्टेड, वर्ड्स के मतलब वर्ड के एंड पे एक ऐसा वो ऐड कर देना, ING ऐड कर देना, E ऐड कर देना, S ऐड कर देना, ये इन्फ्लेक्शनल एंडिंग्स होती हैं। तो इनकी वजह से पॉपुलैरिटी हुई या नहीं? इनकी वजह से भी पॉपुलैरिटी नहीं हुई। जनरल न्यूट्रल, वो समझते हैं कि इंग्लिश जनरल न्यूट्रल है तो इस वजह से उसकी पॉपुलैरिटी हुई है, जबकि ऐसा भी नहीं है। जेंडर न्यूट्रल क्या होता है कि इंग्लिश मेक्स नॉट डिस्टिंक्शन ऑफ जेंडर इन द यूज़ ऑफ नाउन्स, वर्ब्स एंड एडजेक्टिव, के वो जेंडर को अब अलग नहीं करता, वो ही और शी को रखता है कि हाँ भाई ये ही है और ये शी है। इसके अलावा अपीलिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ लैंग्वेज, फेमिलियर vocabulary because thousands of words are borrowed from various language, democratic nature of the language क्या है कि इंग्लिश ग्रामर डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन सोशल, के बहुत ही ना देसी सी, मतलब बहुत फ्रेंडली है लैंग्वेज, कि वो फ़र्क नहीं करती सोशल क्लासेस में, जबकि ऐसा नहीं है। कॉस्मोपॉलिटन है कि मतलब इसमें बहुत सारी लैंग्वेजेस के वर्ड्स मौजूद हैं, बहुत सारी लैंग्वेजेस के मिक्सचर मौजूद है, तो ये उसे कॉस्मोपॉलिटन कहते हैं। मल्टीकल्चरल है, जबकि ये झूठ है। अ लैंग्वेज डज नॉट बिकम अ ग्लोबल लैंग्वेज बिकॉज ऑफ इट्स, तो ये सारे हमने पढ़ लेने हैं जो कि झूठ हैं। ये असल बात की गई है कि नाउ डेज अलॉन्ग विद पॉलिटिक्स एंड मिलिट्री पावर, इकोनॉमिक्स इज़ ऑल्सो द चीफ ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द वर्ल्ड इवेंट्स, के अब पॉलिटिक्स और मिलिट्री पावर के अलावा इकोनॉमिक पावर भी ऐसी एक फोर्स है जो कि वर्ल्ड इवेंट्स में बहुत अहम किरदार अदा करती है, और ये भी लैंग्वेज के स्प्रेड होने में और इंग्लिश के पॉपुलर होने में या किसी भी लैंग्वेज के स्प्रेड होने में या पॉपुलर होने में अहम किरदार अदा करती है। अच्छा, अब इंग्लिश जो है ग्लोबल लैंग्वेज के तौर पर इमर्ज हो गई। मुख्तलिफ लोग आपस में एक दूसरे से बात करने लगे, इंटरेक्ट करने लगे, बिजनेसेस मर्ज होने लगे, ठीक है, प्रोग्रेस करने लगे। तो इसने क्या इम्पैक्ट डाला? इसने इम्पैक्ट डाला इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे। क्या इम्पैक्ट डाला कि फॉर्मेशन ऑफ काउंटलेस मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बहुत वजूद में आई। इसके अलावा इंटरनेशनल मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग में बहुत इंक्रीज़ आया। इसके अलावा प्रेस और फिर उसके बाद ब्रॉडकास्टिंग मीडिया में आया। ज़ाहिर सी बात है, जब आप एक लिंगुआ फ्रैंका चूज़ कर लेंगे तो वो मीडिया और वो जो ब्रॉडकास्टिंग हो रही है वो कितना ज़्यादा फैलेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग वो लैंग्वेज जानते हैं और वो सुन रहे हैं, वो देख रहे हैं उस चीज़ को। इसके अलावा मूवीज़ और म्यूज़िक की इंडस्ट्री में कितना बदलाव आया, कितनी वो बढ़ी, क्योंकि हम कितनी हॉलीवुड की मूवीज़ देखते हैं, वो अलग बात है कि हम हिंदी डब में देखते हैं। इसके अलावा फिर भी उनके चेंज आया। इसके अलावा साइंस और टेक्नोलॉजी में कितनी प्रोग्रेस आई इसकी वजह से,
और इकोनॉमिक सुप्रीमेसी ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़, उनकी तो बड़ी बड़ी। इसके अलावा ये आपने MCQ याद रखना है कि कंट्रीज एट द सेंटर ऑफ दिस प्लेथोरा ऑफ एक्टिविटीज़ वर USA एंड ग्रेट ब्रिटेन, के मतलब ये सारी एक्टिविटीज़ जहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रही हैं, प्लेथोरा जहाँ पे भरमार है इस चीज़ की, वो है USA और ग्रेट ब्रिटेन। ठीक। टॉपिक नंबर 6, चेंज इन द स्टेटस ऑफ इंग्लिश। अब एक क्वेश्चन आता है लोगों के दिमाग में, इज़ द रिवर्सल ऑफ स्टेटस ऑफ इंग्लिश पॉसिबल? क्या ये जो इंग्लिश का स्टेटस बन चुका है, क्या ये रिवर्स हो सकता है? तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ जी ये हो सकता है। ये MCQs में आए तो आपने बता देना है। पॉसिबिलिटीज़ ऑफ इंग्लिश इन द स्टेटस ऑफ इंग्लिश, के वो कैसे रिवर्स हो सकता है? 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। क्या कि या तो जो पावर जिन कंट्रीज़ के पास मौजूद है जो ये लैंग्वेज बोलती हैं, जैसे इकोनॉमिक सुप्रीमेसी ऑफ कॉलोनियल कंट्रीज़ जैसे ब्रिटेन एंड USA, अगर उनकी पावर में कोई चेंज आ जाए तो पॉसिबल है कि इंग्लिश का स्टेटस बदल सके। और इसके अलावा हम कुछ ऐसे मेथड्स इस्तेमाल कर सकते हैं कम्युनिकेशन के जो कि इंग्लिश के अलावा हों, हमें इंग्लिश की ज़रूरत ना पड़े उसके लिए, कम्युनिकेशन के लिए हम कुछ ऐसे मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब बैलेंस में जो पावर ऑफ बैलेंस है उसमें चेंज कैसे आए? एक पॉलिटिकल पावर, उसमें चेंज आ सकता है। एक इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस, इसमें चेंज आ सकता है पावर के ज़रिए। पावर की बात हो रही है, ठीक है। मतलब अगर लार्ज स्केल चेंज आए, अगर बहुत बड़ा चेंज आएगा, मतलब US से मैं कहती हूँ कि इकोनॉमिक उसकी जो है ना डेवलपमेंट, वो एकदम से नीचे की तरफ चली जाए, गिर जाए, बहुत बड़ा चेंज आए, तो इंग्लिश की लैंग्वेज में, इंग्लिश के जो है पावर में, इंग्लिश की जो जैसे क्या कहते हैं स्टेटस में चेंज आ सकता है। अगर छोटा सा, अगर कोई उन कंट्रीज़ में कोई नुकसान हो जाए, चेंज आ जाए, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इंग्लिश की लैंग्वेज तो स्टेटस पे। इसके अलावा ये आपने याद रखना है कि इंग्लिश हैज़ स्प्रेड टू काउंटलेस नेशन, इतनी जगहों पे ये फैल चुकी है कि अब इसकी ऑनरशिप से खाली एक नेशन पे नहीं रही। कि अगर आप ये समझे कि खाली अमेरिकन या ब्रिटेन अगर नीचे गिर जाएगा तो इंग्लिश ख़त्म हो जाएगी, अब तो ये इतना फैल चुकी है, इतने कंट्रीज़, इतनी डेवलप्ड कंट्रीज़ इसे बोलती हैं कि अगर वो दोनों गिर भी जाए ना तो इसकी ऑनरशिप इतने लोगों के पास है, इतने कंट्रीज़ के पास है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आपने ये MCQs के तौर पे याद रखना है, देयर फॉर इट्स ऑनरशिप बिकम्स टू मैनी नेशंस। अच्छा, अब अल्टरनेटिव मेथड्स क्या हैं कम्युनिकेशन के? कि आप मशीन ट्रांसलेशन यूज़ कर लें, ठीक है ना, आप इंग्लिश बोलें, आप मशीन ट्रांसलेशन यूज़ कर लें। इसके अलावा आप मेकिंग इट पॉसिबल टू कम्युनिकेट इन द फर्स्ट लैंग्वेज, कि आप उस जो रोबोट आप बना रहे हैं आप उसको अपनी फ़र्स्ट लैंग्वेज में बोलना सिखा दें, या उसे फ़र्स्ट लैंग्वेज उसके जो है कोडिंग या जो भी उसके लैंग्वेज है। आप जैसे कि ज़्यादातर अरबिक कंट्री में, सऊदी अरब में, वो अपने इंग्लिश जो अपने मोबाइल्स हैं उनकी सेटिंग वो उसमें अरबिक कर देते हैं, हर चीज़ को अरबिक लैंग्वेज कर देते हैं वो, ठीक है। तो आप उसको ऐसे कर सकते हैं। इसके अलावा ग्लोबल स्प्रेड एंड इकोनॉमिक एक्सेसिबिलिटी ऑफ सच अ मेथड, कि आप उस मेथड को आप ऐसी ऐप्स बना दें। मतलब मिसाल दे रही हूँ, एक वो ऐप है ना, इतनी ट्रांसलेटर ऐप्स आ गई हैं कि वो आप अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं और वो जब किसी कोई और सुनता है, जब जिसे आप सुनाना चाहते हैं वो किसी और कंट्री का है और वो इंग्लिश बोलता है, तो वो इंग्लिश में आपको वो ऐप आपका सेंटेंस इंग्लिश में ट्रांसलेट करके उसे सुनाती है। तो आप वो कह रहा है, आप अगर इस चीज़ को मतलब बहुत फैला दें दुनिया में तो ये मुमकिन हो सकता है। ग्लोबल स्प्रेड एंड इकोनॉमिक एक्सेसिबिलिटी ऑफ सच अ मेथड, ऐसे मेथड को आप फैला दें ग्लोबली तो ये मुमकिन हो सकता है।
इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से कोई ऐसे ख़ास नहीं थे। जो येलो हाइलाइट्स हैं वो आपको मैंने, जो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ बन सकते हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। साथ साथ मैं आपको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी बताती रहूँगी। इसमें से कोई इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे सच नहीं है। इसी के साथ होता है हमारा लेसन ख़त्म। अपना ध्यान रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।